नमस्कार विद्यार्थियों, बीए फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आधुनिक कविता का इतिहास इस संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज के व्याख्यान का हमारा विषय है भारत में आधुनिक काल के प्रारंभ होने की परिस्थितियां। इस व्याख्यान के माध्यम से हम भारत में आधुनिक काल के प्रारंभ होने के समय की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थिति की दृष्टि से देखें तो भारत में कविता की दृष्टि से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ या साहित्य की दृष्टि से यदि हम आधुनिक काल का प्रारंभ देखें तो 1857 के लगभग माना जाता है। परंतु भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत एक शताब्दी पूर्व 1757 में तभी हो गई थी जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। और सिराजुद्दौला की हार के बाद संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का, संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। उसके पश्चात बक्सर के युद्ध में शाह आलम भी पराजित हुआ, जिससे अंग्रेजों की शक्ति और बढ़ी। और इसके पश्चात कई लगातार विजयों से अंग्रेजों का मदोन्मत्त हो जाना स्वाभाविक था। और उनकी अपनी इस मदान्धता में उन्होंने जो नीतियां बनाई, उससे असंतुष्ट देशी राजाओं ने एकजुट होकर 1857 ईस्वी में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में भी इस क्रांति के पश्चात व्यापक परिवर्तन किया और इस देश के लोग भी नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। इसी के अतिरिक्त इसी कालखंड में संसार का प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अंग्रेजों के शासन स्थापित होने के बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, हिंदू मुस्लिम दंगे तथा 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ाद होना इत्यादि विभिन्न घटनाओं से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का निर्माण होता है। और ये सब आधुनिक काल के प्रारंभ और आधुनिक काल के प्रारंभ होने के पश्चात की परिस्थितियों का हम अवलोकन कर सकते हैं। ये एक नया युग था जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की खोज कर रहा था और इसलिए हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों का प्रभाव विचारों पर पड़ा और उन विचारों की अभिव्यक्त करने वाली माध्यम अर्थात भाषा पर भी देखते हैं। इन राजनीतिक परिस्थिति के अतिरिक्त हम देखते हैं तत्कालीन जो आर्थिक परिस्थिति है उस संदर्भ में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि भारत का जो आर्थिक ढांचा पहले था वह मूल रूप से ग्राम आधारित था। हम देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे। ये गांव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति गांव से ही करते थे। बाहरी रूप से उन्हें इस प्रकार से संपर्क उनका स्थापित करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। किसान खेती करता था, लोहारी का काम करता था, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, तेली आदि गांव की सभी आवश्यकताएं गांव के लोग ही कर लेते थे। तो इस प्रकार गांव का जो आर्थिक तंत्र था वह गांव तक ही सीमित था। गांव का घरेलू उद्योग अलग था और नगरों का घरेलू उद्योग अलग था। अंग्रेज व्यापारियों ने इस देश को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ के बारीक उद्योग धंधों का अंत कर दिया। उद्योग धंधों का नष्ट करने से एक नए प्रकार का आर्थिक तंत्र देश में हम देखते हैं कि लागू हो रहा था। अंग्रेजों के द्वारा लगान के नाम पर खून चूसना जैसी दमनकारी नीतियां, भारत का धन विदेश भेजना जैसी स्थितियां भी हम देखते हैं। अंग्रेजों ने जो नई अर्थव्यवस्था स्थापित की, इससे जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ रहा था। खेतों का अनेक टुकड़ों में बांट दिया जाना, किसान और सरकार के बीच बहुत से मध्यस्थ हो गए और पैदावार घटती जा रही थी। ग्रामीण उद्योग धंधे नष्ट किए जा चुके थे और अधिक से अधिक लोग खेती पर आश्रित हो रहे थे। बहुत से शहरी उद्योग भी अंग्रेजों की कृपा से काल कवलित हो रहे थे। फिर भी पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर
जिस नई अर्थव्यवस्था को लागू किया गया उसे अनजाने ही ऐतिहासिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय समाज को भी विकास की ओर अग्रसर किया। कैसे? गांव जो अभी तक अपने अंदर तक ही सीमित थे, अब गांव दूसरे गांवों के संपर्क में आ रहे थे, गांव शहरों के संपर्क में आ रहे थे। अब घेरे में बंधी हुई जो अर्थव्यवस्था थी वह धीरे धीरे राष्ट्रोन्मुख हो रही थी। इसी के साथ साथ नए नए आर्थिक वर्गों का जन्म भी हो रहा था। पहले हम समाज में देखते हैं कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ही दो वर्ग हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब नए नए वर्गों का जन्म हो रहा था। उच्च वर्ग और श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त एक नए मध्यम वर्ग का उदय भी हो रहा था, और इस देश में इस वर्ग की भूमिका सर्वाधिक क्रांतिकारी मानी जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक परिस्थिति अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित की गई, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ कुछ कमियां उत्पन्न की, वहीं उनके द्वारा जो राष्ट्रोन्मुखी अर्थव्यवस्था स्थापित की गई और जिस नए मध्यम वर्ग का उद्भव किया गया, वह हमारे देश के लिए या आधुनिक युग के उद्भव के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं कि इस समय की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां क्या रही। अंग्रेजों के आने के पश्चात समाज में और धर्म के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, जिससे आधुनिक जो ये भाव है, पुनर्जागरण का जो भाव है, वह हमें यहाँ पर भारत में दिखाई देने लग जाता है। सर्वप्रथम लिखते हैं कि आधुनिक युग में भारतीय समाज में स्त्रियों और निम्न जातियों की बहुत दुर्दशा थी। समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी। सती प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी अमानवीय प्रथाएं प्रचलित थी। और इन प्रथाओं के विरोध में जब अंग्रेज समुदाय, अंग्रेज समाज भारत में प्रवेश करता है, तो उसके माध्यम से जो विचारधारा थी, बाहरी देशों की जो विचारधारा थी, भारत में भी प्रवेश करती है, और जिसके परिणाम स्वरूप इन प्रथाओं का विरोध होता है, समानता की बात की जाती है और अमानवीयता है उसका विरोध किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक युग के भारत में कई सुधार आंदोलन प्रारंभ होते हैं। रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे कई सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारत के सामाजिक स्ट्रक्चर को सुधारने का जो कार्यक्रम है वह प्रारंभ होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि धार्मिक दृष्टि से भी जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में अंग्रेजों के आने के पश्चात जो सुधार आंदोलन है वह प्रारंभ हो रहे थे। और इसके साथ साथ धर्म की दृष्टि से देखें तो ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा था। शिक्षा के प्रसार से धर्म का जो अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध था वह होना प्रारंभ हो गया था। अंग्रेजों से आने से पूर्व जो धर्म था मुख्यतः आकांक्षाओं से संबंधित था, किंतु आधुनिक काल में वह अलौकिक आकांक्षाओं का भी वाहक बना। पहले जो आकांक्षाएं थी धर्म के माध्यम से, वह अपना परलोक सुधारने की थी, लेकिन जब ईसाई धर्म का आगमन होता है, अंग्रेजों का आगमन होता है, पूंजीवादी समाज की भौतिकता का आगमन होता है, तो उसके पश्चात धर्म में इहलौकिक आकांक्षाओं का भी समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार भारतीय जो धर्म व्यवस्था थी वह मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है, जिसे हम धार्मिक पुनर्जागरण का दौर भी इस समय कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इस समय जो साहित्यिक परिस्थिति थी वह कैसी थी। अंग्रेजों के आगमन से प्रेस की सुविधा और अंग्रेजों के नए विचारों से सभी भाषाओं में साहित्यिक वातावरण का निर्माण हुआ। 1840 में फ्रेंच विद्वान द्वारा पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। गद्य लेखन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, साहित्य की भाषा में परिवर्तन हो रहा था, और रीतिकालीन जो रीतिबद्ध श्रृंगारिक कविता थी उसके स्थान पर साहित्य था, उसके स्थान पर नवीन विषय लेकर नवीन विचार प्रधान बौद्धिक विषयों पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तो विद्यार्थी हम देखते हैं कि नई आर्थिक व्यवस्था, पाश्चात्य शिक्षा और नई जो जीवन पद्धति से परिचय हो रहा था अंग्रेजों के आने के कारण, इसे ऐसा लग रहा था कि भारत अपनी स्वयं की पहचान खो रहा है। पर इस
अवरोध ने, ये जो अवरोध आया भारत के स्वयं की प्राचीन पहचान से, अब वह अपनी पहचान खोकर नई व्यवस्था की तरफ उन्मुख हो रहा था। इसने एक नए प्रबुद्ध वर्ग को भी पहचान दिलाने के लिए बाध्य किया, जिसके फलस्वरूप साहित्यकारों ने अतीत को सामने रखकर अपने को पुनः गौरवान्वित अनुभव किया और देश में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को ठोस रूप दिया। आधुनिक काल का अधिकांश साहित्य अपने को पहचानने और पाश्चात्य बंधनों से छुटकारा पाने का इतिहास है। अतीत के गौरव को इस देश की सभी भाषाओं में अभिव्यक्त किया गया। इस गौरव के मूल में पुनरुत्थानवाद न होकर के नवीन जागरण ही क्रियाशील था। इसी प्रकार से राष्ट्रीयता इस काल के साहित्य का दूसरा प्रमुख स्वर कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि इस राष्ट्रीयता के स्वर में जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल गई तब तक इस राष्ट्रीयता के स्वर में कहीं भी शिथिलता दिखाई नहीं देती है, और यह सब आधुनिक काल के उद्भव के साथ, आधुनिक काल के प्रारंभ होने के साथ हमारे देश की इन साहित्यिक परिस्थितियों में इस रूप में परिवर्तन आ रहा था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आधुनिक काल की इन विभिन्न परिस्थितियों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की, और आगे की कक्षा में अब हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विकास की जो गति है उसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।